हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ देखेंगे संगीत के आज के ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में जो छूटते हैं ना भाई, वही सब प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ऐसे-ऐसे प्रश्न जो कि आप लोग जो कि एग्जाम में छूट जाते हैं। तो चलिए वैसे ही प्रश्न को हमने कोशिश किया है कि कवर कर लें, ताकि जो है आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो कभी ना छूटे। ठीक है? तो चलिए हम शुरू करेंगे पहले प्रश्नों की तरफ से, लेकिन आपसे कहेंगे मेरे दोस्त कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्रश्नों का लेवल आज स्टैंडर्ड है, ठीक है? स्टैंडर्ड लेवल का आज प्रश्न रखे हैं दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा आपको हमारे साथ। तो अंत तक जो है बहुत ही मजा मिलने वाला है इन सब प्रश्नों को देखकर आपके लिए। तो चलिए अच्छे से इस प्रश्नों का जो है, अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते चलिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हमारे साथ सीखते चलिएगा। ठीक है? प्रश्न हमारा पहला नंबर, किस विद्वान के भाषण को ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है? ठीक है? तो देखिए हम बता दें कि ये जो आपके जो है इसका जवाब पहले हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भातखंडे। ठीक है? ये वही भातखंडे जी हैं जो कि 1916 ईस्वी में एक सम्मेलन आयोजन करवाते हैं। कहाँ? तो ये सम्मेलन आयोजन करवाते हैं कहाँ भाई? तो ये सम्मेलन आयोजन करवाते हैं बड़ौदा में। ठीक है? गुजरात के बड़ौदा में, जो कि इनका क्या था? पहला संगीत सम्मेलन था। और ये जो था, इनको लगा कि संगीत में कुछ त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसको जो है क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए बड़ौदा में क्या करते हैं कि एक विशाल जो है संगीत सम्मेलन आयोजन करवाते हैं भातखंडे जी 1916 में, कि भाई जो जो त्रुटियां हैं, जो जो कमियां हैं हमारे संगीत के अंदर, उसको जो है निकाल लिया जाए। तो बहुत सारे संगीतज्ञ भी वहां पे बैठे, बहुत सारे संगीतज्ञ वहां पे आए भी। ठीक है? तो वहां पे जो भी भाषण दिया आपके कौन, जो भी भाषण दिया कौन, तो भातखंडे जी ने। ठीक है? भातखंडे जी ने जो भी भाषण दिया, तो सारे भाषण को, इनके जो भाषण को जो क्या किया गया, इसको लिख लिया गया, एक किताब बना दिया गया इसका। तो वही जो लिखा हुआ जो किताब बना इनके भाषण का, तो वही बना किनका, क्या नाम उसका पड़ा, बुक का? तो बुक का नाम पड़ा ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया। यही इसका नाम पड़ा इस ग्रंथ का। ठीक है? तो किस विद्वान का भाषण पूछ रहा था, पुस्तक में संग्रहित किया गया है, ये वाले पुस्तक में। तो इसीलिए आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, भातखंडे। ठीक है? क्लियर? चलिए देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा पूछ रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पे प्रश्न है कि भातखंडे ने दूसरा संगीत सम्मेलन किस स्थान पर आयोजन करवाया, कि या फिर किस स्थान पर कराया था? प्रश्न हमारा यही है। तो पहले की अगर हम बात करेंगे तो पहला हमारा कहाँ हो जाएगा, जो कि आप लोग जानते हैं, अभी बताएं हम, बड़ौदा में। वर्ष था 1916। ठीक है? दूसरा किस जगह पे कराया गया है, ये तो मैं अभी बताऊंगा इनमें से। लेकिन आपको मैं बता दूं कि तीसरा संगीत सम्मेलन वो कहाँ हुआ, तीसरा जो करवाया गया वो कहाँ, वो आपके बनारस में करवाया गया। ठीक है? तीसरा बनारस में। और चौथा सम्मेलन और पांचवा सम्मेलन, ये जो है ये कहाँ करवाया गया, तो ये आपके लखनऊ में। ठीक है? लखनऊ में। तो इस तरह से आप लोग देखें। अब देख लीजिएगा यहाँ पे दूसरा जो आपका जवाब होगा कि भातखंडे ने दूसरा संगीत सम्मेलन कहाँ करवाया, जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। ठीक है? तो पहला संगीत सम्मेलन भातखंडे का कहाँ हुआ, बड़ौदा में। दूसरा संगीत हमारा तो आंसर ही था दिल्ली वाला, दूसरा जो प्रश्न ही था, तो दूसरा संगीत सम्मेलन दिल्ली। तीसरा करवाया बनारस में, और चौथा पांचवा कहाँ करवाया, तो लखनऊ में। ठीक है? तो ये आपके 5 सम्मेलनों का सीरीज है, याद रखना है कहाँ कहाँ इनका जो हुआ था। सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट है, पूछता है कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, और कहाँ, तो बड़ौदा में। ठीक है? प्रश्न देखेंगे 3 नंबर का। यहाँ पे प्रश्न हमारा कि मैरिस, मैरिज नहीं, यहाँ पे मैरिस, मैरिस म्यूजिक कॉलेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या भातखंडे विद्यापीठ, लखनऊ विद्यापीठ, या माधव संगीत विद्यालय, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, जवाब, तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भातखंडे विद्यापीठ। ठीक है? जो कि कहाँ है, ये आपके लखनऊ में है, लखनऊ में है। ठीक है? आप लोग से पहला प्रश्न यहाँ पे हम कर रहे हैं, प्रश्न है हमारा, प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो लखनऊ विद्यापीठ है, या फिर आप मैरिस म्यूजिक कॉलेज कह लीजिए, इसका स्थापना कब किए थे? प्रश्न है आपके लिए, स्थापना कब किए थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि हम बहुत बार ये प्रश्नों को करवा चुके हैं। ठीक है?
तो चलिए बताइएगा, कितने लोग जो हैं, कितने विद्यार्थी इस चीज़ को जानते हैं कि लखनऊ में जो आपका मैरिज म्यूजिक कॉलेज है, उसका स्थापना भातखंडे जी कब किए थे? आगे देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे कि माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? क्या बड़ौदा है, लखनऊ है या फिर आपका ग्वालियर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका, तो माधव संगीत की अगर हम बात कर लेंगे तो माधव संगीत आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आपका ग्वालियर जवाब हो जाएगा, ठीक है? माधव संगीत विद्यालय कहाँ पड़ता है? आपके ग्वालियर में पड़ता है, माधव संगीत विद्यालय। इसके संस्थापक किनको माना जाता है? तो इनके संस्थापक भातखंडे जी को माना जाता है, ठीक है? चलिए देखेंगे अगला, पांचवा नंबर प्रश्न हमारा है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्या 10 अगस्त 1807 या फिर 18 अगस्त 1872 या 24 जून जून 1897? देखिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जून 1997। 10 अगस्त 1860 ये आपके बताए थे हम, भातखंडे जी का था। 18 अगस्त 1872 ये पलूस्कर जी का है, ठीक है? पलूस्कर जी का ये आपका हो गया। और ये ओमकार नाथ ठाकुर 24 जून 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो ये भी याद रखना है, कहाँ? तो बड़ौदा के भाई जहाज ग्राम में, ठीक है? जहाज ग्राम में। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न हमारा है भाइयों की, प्रश्न पूछ रहा है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने यूरोप की यात्रा किस वर्ष की? देखिए थोड़ा सा डीपली प्रश्न है, अगर ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाएं तो छूटे नहीं, बस यही मेरा उद्देश्य अब रह रहा है। और बस ऐसे प्रश्न आप लोग को निरंतर हर सेट में देखने को मिल जाएगा, ऐसे कुछ डीपली प्रश्न, क्योंकि वही सब ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में छूट जाते हैं। तो मैं उन सब प्रश्नों को भी कवर करने के लिए कोशिश जो है निरंतर जारी रखा हूं, और आपके एग्जाम आते-आते उन सब प्रश्नों को भी, सारे प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। एक भी प्रश्न आपका जो है छूटेगा नहीं, तो हर सेशन में हम ऐसे प्रश्न को डाल कर रखेंगे, ठीक है? प्रश्न है, किस वर्ष जो है यूरोप की यात्रा किया था? तो भाई यूरोप की जब यात्रा कर रहे थे तो इसके पीछे कुछ कारण था। क्या कारण था? कि फ्लोरेंस एक आपका एक है कि फ्लोरेंस, ठीक है? फ्लोरेंस आप लोग याद कर लीजिएगा। फ्लोरेंस का जो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय जो आपका क्या हो रहा था? अंतरराष्ट्रीय संगीत सम्मेलन हो रहा था, ठीक है? संगीत सम्मेलन। तो भारत के तरफ से जो है, भारत की तरफ से इन्होंने ही भाग लिया था, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने ही भाग लिया था। इसीलिए ये कहाँ गए थे? यूरोप गए थे, ठीक है? इसीलिए यूरोप गए थे। तो इसका पूछ रहा है कि किस वर्ष यात्रा की थी? तो फ्लोरेंस जो हो रहा था वहां पे सामूहिक जो कार्यक्रम हो रहा था, तो ये जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1933 ईस्वी में गए थे, ठीक है? और देखिए 1953 क्या है? 1953 ईस्वी में ये कहाँ गए थे? अफगानिस्तान भेजे गए थे, अफगानिस्तान, ठीक है? अफगानिस्तान भेजे गए थे। 1954 में ये कहाँ भेजे गए थे? तो बूडापेस्ट भेजे गए थे, बूडापेस्ट, ठीक है? तो ये सब, इन सब जगहों पर ये भाई महारत हासिल कर चुके थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत जो है भारत सरकार की तरफ से ये जो गए थे, ये भारत सरकार की तरफ से जो है बहुत सारे देशों में भारतीय संगीत का प्रतिनिधित्व किया है भाई, याद रखना है इस चीज को। चलिए आगे देखेंगे, सातवां नंबर प्रश्न कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री कला संगीत भारती का अध्यक्ष ओमकार नाथ ठाकुर को कब बनाया गया? ठीक है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री कला संगीत भारती का अध्यक्ष जो बने वो कौन सा ईस्वी था? 1950 था, 1953 था या 1933 था? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका सातवां नंबर प्रश्न का, यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950। 1950 में क्या हुआ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री कला भारती भारती के संगीत का क्या बने? अध्यक्ष बने। कौन बने? तो ओमकारनाथ ठाकुर बने। कब बने? तो 1950 में बने, ठीक है? चलिए देखेंगे, आठवां नंबर प्रश्न हमारा है कि मदन मोहन मालवीय ने ओमकार नाथ ठाकुर को किस उपाधि से सम्मानित किया था? देखिए मदन मोहन मालवीय ये वही व्यक्ति हैं, मदन मोहन मालवीय ये वही व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े तो थे ही, लेकिन इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, ठीक है? कब? 1916 ईस्वी में किया था बीएचयू की स्थापना, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1916 में किया था। अगर पूछेगा कि 1916 ये कौन से अधिनियम के तहत जो है 1916 में बीएचयू की स्थापना हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1915 हो जाएगा आपको। 1915 के अधिनियम के तहत जो है ये बीएचयू का स्थापना किया गया था 1916 ईस्वी में, ठीक है? तो ये तो थी एक्स्ट्रा बातें। अब आइए प्रश्न पे, तो किस उपाधि से सम्मानित किया था मदन मोहन मालवीय जी ने? क्या संगीत प्रभाकर, श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती या महात्मा? देखिए यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगीत प्रभाकर।
और ये श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती की उपाधि किनको प्राप्त थी? तो ये आपके जो हो जाते हैं ना पार्श्वदेव, ठीक है? पार्श्वदेव, इन्हीं को श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती या फिर संगीतकार की उपाधि प्राप्त थी, पार्श्वदेव को। और महात्मा जो है ये गांधी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ, ठीक है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। गांधी जी को महात्मा कहा और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर को क्या कहा? क्या कहा? गुरुदेव, ठीक है? गुरुदेव। तो दोनों एक दूसरे को क्या किए? उपाधि दिए इन दोनों। चलिए देखेंगे अगला 9वां नंबर प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन ओमकार नाथ ठाकुर का रचना नहीं है? क्या वंदे मातरम, मैं नहीं माखन खायो, या फिर जागो जोगी मत जा? क्या जवाब होगा इसका? देखिए यहाँ पे कौन अब क्या पूछ रहा है कि नहीं है। भाई नहीं है तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है? समझ रहे हैं ना? नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वंदे मातरम इन्हीं की रचना है, मैं नहीं माखन खायो ओंकार नाथ ठाकुर की ही रचना है, जोगी मत जा ये भी इनकी ही रचना है। तो कौन नहीं है? तो भैया तो सब तो इन्हीं का है ना, तो कौन नहीं है? तो कोई नहीं है, ठीक है? समझ पाए ना? कौन नहीं है तो कोई नहीं है। चलिए इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि आचार्य बृहस्पति के गुरु किनको माना जाता है? क्या सईद मिर्जा, नवाब हुसैन को, निजामुद्दीन औलिया या मोहम्मद गौस? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले तो जानिए कि आचार्य बृहस्पति के गुरु कौन है? सईद मिर्जा नवाब हुसैन जी हैं, ठीक है? ये एक ऐसा महत्वपूर्ण नाम है आचार्य बृहस्पति, जो कि भारतीय संगीत जो है बहुत योगदान इन्होंने दिया है अपने जो है कलाओं के माध्यम से, बहुत सारा योगदान आचार्य बृहस्पति जी ने दिया है भारतीय संगीत में, ठीक है? तो ये तो हो गए। अगर बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया की, तो ये किसके गुरु? तो इसका जवाब होगा अमीर खुसरो, ठीक है? याद रखिएगा अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। अगर मोहम्मद गौस की बात करेंगे तो ये तानसेन, ठीक है? तानसेन के गुरु हैं, ठीक है? देखिए बहुत सारे लोग क्या करने लगेंगे, कमेंट तुरंत करने लगेंगे कि आप गलत बता रहे हैं। तानसेन के गुरु तो स्वामी हरिदास, तो स्वामी हरिदास को कौन मना कर रहा है भाई? स्वामी हरिदास जी हैं, ठीक है? स्वामी हरिदास जी हैं। लेकिन अगर आप डीपली में पढ़ोगे तभी तो कुछ एक्स्ट्रा जानोगे। भाई आप लोग पहले ही कमेंट कर देते हो, कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि पहले ही कमेंट कर देते हैं कि भाई ये ऐसे है वैसे है। भाई डीपली पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से जानेंगे? पता नहीं कौन क्या बता देते हैं, कैसे आप लोग पढ़कर निकल जाते हैं और उसके बाद फिर कमेंट करते हैं आप लोग। तो थोड़ा-सा जो है पेशेंस रखिए, थोड़ा-सा ये देखना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास तो हम 40 बार बता चुके हैं, हर सेशन में बताए हैं लगभग, जब भी इनकी बात आई है तो हर बार हम बताए हैं। तो स्वामी हरिदास, लेकिन इनके पीछे एक कहानी है, मोहम्मद गौस कहने के पीछे कहानी क्या है कि जो तानसेन के जो पिता थे, उनका क्या नाम था? मकरंद पांडे। तो इनका पुत्र जो है था, क्या था कि पुत्र नहीं हो रहा था, यानी कि तानसेन जी पैदा नहीं हो रहे थे, पुत्र नहीं हो रहा था इनके पिता के। तो उनकी जो है थी, उनकी कृपा हुई किनकी? मोहम्मद गौस की। ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं की कृपा से जो है तानसेन का फिर जन्म हुआ। इसीलिए जो है कहा इनके पिताजी ने कि उनको भी गुरु मानना है। किनको? मोहम्मद गौस को भी गुरु मानना है। मकरंद पांडे ने कहा किनको? तानसेन को, जो कि इनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे, ठीक है? यही था ना? या फिर इसको क्या कहते हैं? तन्ना मिश्र भी कहा जाता है तानसेन को। तो इसीलिए इनके गुरु ये भी हो गए आपके स्वामी हरिदास जी जो थे, ये सांगीतिक गुरु थे और ये जो थे इनकी कृपा से इनका जन्म हुआ था, ठीक है? तो भाई थोड़ा-थोड़ा के चलते आप लोग के मतलब कुछ सीखना हो तो ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप लोग ऐसा ज्ञान देने लगते हैं हमें ही, तो मैं क्या कहूँ, मैं थोड़ा-सा हो जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 है कि मेघ का कवि नामक जो नाटक है उसके रचनाकार किनको माना जाता है? मेघ का कवि, देखिए मेघ का कवि क्या है? एक नाटक है और इसके रचनाकार किनको माना जाता है? कौन हो जाएंगे भाई? क्या आचार्य बृहस्पति, सोमेश्वर देव या तानसेन? यहाँ पे जवाब जो होगा आपका 11 नंबर का, यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका आचार्य बृहस्पति, ठीक है? ये जो है इनके विषय में हम अगर कहेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति हैं। आगे हम और इनके बारे में आपको बताने वाले हैं। मेघ का कवि क्या है? एक नाटक है जो कि आचार्य बृहस्पति द्वारा लिखा गया है, ठीक है? देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे, आचार्य बृहस्पति इनमें से किस वाद्य के आविष्कारक थे? ठीक है? देखिए आप लोग क्या जानते होंगे, अगर डीपली नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग तो केवल श्रुति दर्पण के बारे में ही जानते होंगे, इतना ही।
ठीक है, कि सर श्रुति दर्पण के आविष्कारक यही है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि किसके आविष्कारक माने जाते हैं, यहाँ पे बता दूं तो यहाँ आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि श्रुति दर्पण, बृहस्पति वीणा और बृहस्पति किन्नरी, ये तीनों चीजों का जो आविष्कार है, ये आचार्य बृहस्पति जी ने ही किया है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज का। तो यहाँ पे जो आपका जवाब बना उपरोक्त में से 101 से अधिक बन गया। लेकिन आप लोग तो इतना ही जानकर देख लिए, लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इन सभी इन ये सब जो जितने जो आपके वाद्य जो देख रहे हैं, ये तीनों वाद्य के आविष्कारक तो ये हैं। अगर पूछ दिया जाए कि इसका आविष्कार कब किए हैं, तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो कभी क्या होता है कि डिटेल पढ़ लिया कीजिए भाई, बहुत डिटेल पढ़ता हूं उसके बाद जाके आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं। अगर बाय द वे एक आध प्रश्न जो है आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपके बुक के हिसाब से हम प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न लाते हैं, आपको रिवीजन करवाते हैं, तो आपके लिए भाई इतना परिश्रम करते हैं और आप लोग इस तरह से कोई कमेंट करते हैं, मुझे तो हैरानी होती है कभी कभी कि आप लोग वाकई पढ़ने वाले ही स्टूडेंट हैं या फिर कोई और हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसका जो पूछेगा कि इसका आविष्कार माना जाता है, तो ये तीनों के आविष्कारक तो हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया 1957 ईस्वी में ये सारे वाद्यों का क्या किए थे, आविष्कार किए थे। ठीक है भाई, तो इस चीज को थोड़ा सा डीपली में पढ़ने पे पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा क्या है कि भारत का संगीत सिद्धांत, संगीत चिंतामणि, राग रहस्य, ध्रुपद और उसका विकास, इन सभी ग्रंथों के लेखक कौन है? कौन है भाई? इतना सारा ग्रंथ आप लोग के लिए एक साथ ला दिए हैं। ये आपका जो है भारत का संगीत सिद्धांत, संगीत चिंतामणि, राग रहस्य, ध्रुपद और उसका विकास, ये आपके चारों ग्रंथ हैं। ये किनके द्वारा लिखा गया है? क्या आचार्य बृहस्पति, मदन मोहन मालवीय या भातखंडे? तो भातखंडे के आपके सारे बुक आपको पता है, हम बता चुके हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पे मदन मोहन मालवीय होंगे नहीं, इसका जवाब सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। आचार्य केसी डी बृहस्पति इन्हीं का पूर्ण नाम है, पूरा नाम है आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, इनको कहा जाता है, केसी डी बृहस्पति है। ठीक है, चलिए देखेंगे 14 नंबर प्रश्न अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भरत संगीत का इतिहास। ठीक है, भरत संगीत का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? यानी भरत का संगीत जो था उसका इतिहास है, ठीक है, उसका इतिहास है, के लेखक कौन है? इसका जवाब क्या होगा? क्या भागवत शरण शर्मा, ओमकार नाथ ठाकुर या लालमणि मिश्र? यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागवत शरण शर्मा जी। यही क्या किया है कि भारत का संगीत जो है उसका इतिहास नामक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, ओमकार नाथ ठाकुर को तो जानते ही हैं आप लोग, इनका ग्रंथ प्रणव भारती है और एक संगीतांजलि भी है, दो ग्रंथ है इनका जो कि प्रमुख है। ठीक है, लालमणि मिश्र को भी आप लोग जानते होंगे। चलिए एक जानते हैं तो इनका जो है ग्रंथ आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इनका ग्रंथ कौन सा है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न है कि सोमेश्वर देव इनमें से किसके पुत्र माने जाते हैं? ठीक है, सोमेश्वर देव क्या आदिदेव के, सोढ़ल के या त्रिभुवन मल के? देखिए 14 नंबर प्रश्न जो था मेरे दोस्तों, इससे पहले वाले सेशन में आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया मेरे दोस्तों, आप लोग कि सर उस चीज को छोड़ दिया, तो हो सकता है छूट गया होगा, व्याख्या करते करते कुछ और बता रहे होंगे तो शायद ध्यान नहीं रहा होगा उसका आंसर देना। तो देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं उस चीज का। आदिदेव जो है ये किनके पिता थे? पार्श्वदेव के। ठीक है, पार्श्वदेव के पिता कौन किनको माना जाता है? आदिदेव। और आदिदेव भी क्या थे? ये पार्श्वदेव आपके जैन मुनि थे और इनके पिता कौन थे? आदिदेव। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि सोमेश्वर देव के पिता कौन है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवनमल। ठीक है, सोढ़ल की अगर बात कर लेंगे तो इनका संबंध हो जाएगा किनसे? किनसे इनका संबंध हो जाएगा? तो ये आपके कौन से हैं? तो संगीत रत्नाकर के जो लेखक जो है कौन है? सारंग देव से। ठीक है, सारंग देव से। तो ठीक है, ये इस तरह से क्लियर। देखिए कुछ भी छूटता है आप उस चीज को कमेंट कीजिए, उस चीज को आप बताइए। ठीक है, आपके जो भी छूटेगा वो मैं अगले सेशन में उसका कवर कर लूंगा, क्योंकि मैं सारे जो जितने भी कमेंट्स है मैं सबको देखता हूँ भाई, अच्छे हों बुरे हों, सारे कमेंट्स को देखता हूँ। बहुत अच्छे जो है लोग भी हैं, बहुत जवाब भी दिया करते हैं, तो बहुत अच्छा आप लोग जो है निरंतर जवाब देते रहिए। कौन कौन है मैं तो नाम सबका नहीं ले सकता, लेकिन मैं सबको देखता हूँ, सारे कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए देखेंगे 16 नंबर प्रश्न हमारा है कि अभिलाषी तार्थ। ठीक है, अभिलाषी तार्थ चिंतामणि के नाम से किस ग्रंथ को जानते हैं? क्या मनसोल्लास है, संगीत रत्नाकर या शिव रत्नाकर? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा अभिलाषी तार्थ चिंतामणि के नाम से उस ग्रंथ को जाना जाता है। कौन से ग्रंथ को जाना जाता है? कौन से? तो भैया ये जो आपका 16 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा मनसोल्लास को जाना जाता है। और ये मनसोल्लास जो है, मनसोल्लास, ठीक है, ये मनसोल्लास के कितने खंड? तो 5 खंड है। कितने खंड? 5 खंडों का ये बुक है।
ग्रंथ है, ठीक है, 5 खंडों का। इसी को क्या कहते हैं? अभिलाषितार्थ चिंतामणि, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है कि बसव भोपाल ने शिव रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? भैया देखिए, यहाँ जो प्रश्न है कि बसव भोपाल जो है ये शिव रत्नाकर ग्रंथ की रचना की है, ऐसा बताया जा रहा है। तो शिव रत्नाकर ग्रंथ की रचना अगर पूछेगा किसने किया है, तो आपको बताना है बसव भोपाल ने किया है। तो किया है तो भाई, लेकिन किस ग्रंथ के आधार पर किया है, ठीक है, किस पे? क्या मनसोल्लास है, संगीत रत्नाकर या फिर संगीत पारिजात? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनसोल्लास, जिसको कि मैंने क्या बताया, इसके लेखक सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर देव, ठीक है, जो कि चालुक्य वंश के ये राजा भी थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 18 नंबर का प्रश्न है, संगीत चूड़ामणि को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो संगीत चूड़ामणि की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका अध्याय क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अध्याय हो जाएगा, चूड़ामणि जो है इसका भी आपके 5 अध्याय हो जाएंगे। जवाब ऑप्शन नंबर ए। तो संगीत चूड़ामणि को किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? जागदे कमल, ठीक है, जागदे मल ने लिखा है, ठीक है, जागदे कमल ने लिखा है संगीत चूड़ामणि को। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर जो अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, 19 नंबर का प्रश्न है कि जागतिक महल को क्या कहा जाता था? तो जागतिक महल को क्या क्या कहते थे? क्या चतुर पंडित कहते थे, अनंग रंग कहते थे, या मेरिड कहते थे? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरिड। क्यों? क्योंकि चतुर चतुर पंडित जो है ये आपको किसको कहा जाता है? चतुर पंडित, तो ये कहा जाता है भातखंडे को, ठीक है, भातखंडे जी को कहा जाता है। अनंग रंग किसको कहते हैं? तो आचार्य आचार्य बृहस्पति जी को कहते हैं, ठीक है, बृहस्पति जी को कहते हैं। और ये जो आपका है मेरिड जो है, मेरिड कहा जाता है जागतिक कमल को। क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूं अभी, क्यों कहा जाता है, क्योंकि कला, ठीक है, कला और विज्ञान, विज्ञान के ये क्या थे? कला और विज्ञान के विद्वान थे, इसीलिए इनको उस समय क्या कहा जाता था? मेरिड कहा जाता था, ठीक है, जागदे कमल को मेरिड कहा जाता था क्योंकि कला और विज्ञान के ये काफी ही विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। चलिए देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न जो कि इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि सारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में इनमें से किस विद्वान का उल्लेख किया है? देखिए भाई, प्रश्नों की संख्या भले ही आप लोगों के लिए 20 रहती हो, लेकिन आप लोग के लिए अगर मानिए तो आपके लिए यहाँ पे जो है हमेशा हर प्रश्न के साथ व्याख्या लेकर बहुत अच्छे खासे प्रश्नों की संख्या बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सारंगदेव ने अपनी संगीत रत्नाकर की जो है ग्रंथ, उनमें किस विद्वान का उल्लेख किया है, किसका उल्लेख मिलता है? क्या आचार्य बृहस्पति, वेंकटमुखी या जागदे कमल? देखिए हम आपको बता दें दोस्तों कि जागदे कमल जो थे वो भी क्या थे? वो राजा थे। तो उनका जो शासन काल जो रहा था 1134 ईस्वी से 1145 ईस्वी तक रहा था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखिएगा। और सारंगदेव कब थे? इनकी जो काल थी 13वीं सदी इनकी काल थी, ठीक है, 13वीं शताब्दी इनकी काल थी, यानी 1200 कुछ में रहे होंगे। तो जब ये जो है संगीत चूड़ामणि की रचना कर चुके थे, उसके बाद ही जाहिर है कि संगीत के रत्नाकर का जो है रचना हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो अब तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? इनमें से किस विद्वान का उल्लेख किया है सारंगदेव ने? तो यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जागदे कमल।